सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं आपको। मेरा नाम है मारुति शुक्ला और वर्तमान में मैं सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूं। लर्निंग बुक की तरफ से मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये दायित्व दिया गया है कि मैं आप सबके साथ सामान्य हिंदी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम में आता है उसका पाठ्यक्रम आप सभी को समझाऊं और जो उसके विषय हैं उन पर चर्चा करूं और जो भी शंकाएं होती हैं, जो भी त्रुटियां होती हैं, उन्हें मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें मैं दूर कर सकूं, उन्हें मैं समझाने में आपकी सहायता कर सकूं। हम सभी हिंदी को बचपन से ही बोलते चले आ रहे हैं और अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने प्री एग्जाम में सामान्य हिंदी जो पूछता है वो किस स्तर की होती है, तो उसका स्तर वाकई में बहुत ही सामान्य होता है। कक्षा 10वीं तक की आपसे हिंदी पूछी जाती है, लेकिन उसी सामान्य प्रश्न में, उसी सामान्य हिंदी में हम आते हुए भी या नहीं जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्न, उनकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, हमारे वो सवाल गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमें सामान्य हिंदी को बहुत ज़्यादा सामान्यतया नहीं लेना है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस पाठ्यक्रम को आप सभी को सरल तरीके से और सहज तरीके से समझा सकूं। सामान्य हिंदी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री में आती है उसका पाठ्यक्रम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस में आने वाला हिंदी का पाठ्यक्रम दोनों अलग है। तो हम लोग यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम में आने वाली हिंदी की बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा 10वीं तक ही आती है, तो इसे वो लोग भी देख सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम्स की, और वो विद्यार्थी भी देख सकते हैं जो अभी कक्षा 10वीं या उससे कम में है। तो सबसे पहला जो विषय है वो है हिंदी वर्णमाला। इंग्लिश की वर्णमाला को हम सभी जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स को हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए से लेकर जेड तक होती है, 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। लेकिन हिंदी की जो वर्णमाला है वो हम लोग जानते हुए भी भूल जाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इस वर्णमाला को पूरी तरीके से याद नहीं कर पाए होंगे अभी भी। तो सबसे पहले बात होगी हिंदी वर्णमाला की, और उससे भी पहले वर्ण की। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऐसी इकाई जिसे और बांटा न जा सके, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ध्यान देने वाली बात है, क्रमबद्ध समूह। ये नहीं कि आप क वर्ग के पहले ट वर्ग को चला दें तो वो वर्णमाला हो जाएगी। जो नियम है, जिस क्रम में वर्णमाला बंधी हुई है वही वर्णमाला होगी। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। बहुत लोग इसमें भ्रमित होते हैं और यूपीपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ण हैं, क्योंकि निश्चित नहीं कर पाते लोग कि 44 हैं, 46 हैं, 52 हैं या 55 हैं। इस वजह से ये सवाल गलत हो जाता है अगर ऐसा कुछ आता है। तो हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर मुख्यतः 11 हैं। इनकी 11 संख्या है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये इनकी 11 संख्या हो गई स्वरों की। उच्चारण के अनुसार अगर देखा जाए तो स्वरों के 2 भेद हैं, मूल या ह्रस्व स्वर
और दीर्घ स्वर। हाँ, उच्चारण के अनुसार लगने वाले समय पे इनको बांटा गया है दो भेदों में। मूल या ह्रस्व स्वरों को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को मूल या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से ये दो नाम हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो जब बोलेंगे आप अपने स्वयं से जब प्रयास करेंगे इन स्वरों को बोलने का, तो आपको इनके बीच का जो अंतर है वो खुद ही समझ में आ जाएगा। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ए, ओ और औ ये संयुक्त या संध्य स्वर हैं। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो स्वर हैं ये किन्हीं दो स्वरों के मेल या संधि से बने हुए हैं। उनके संयुक्त रूप हैं ये स्वर। जैसे अ या आ और ई के मेल से बना है ए, अ या आ और उ के मेल से बना है ओ। इसी प्रकार अ या आ और ए के मेल से बना है ए, और अ या आ और ओ के मेल से बना है औ। इस प्रकार ये संयुक्त या संध्य स्वर हैं। अगर जाति के अनुसार देखा जाए तो भी स्वरों के दो ही भेद होते हैं। पहला सजातीय या सवर्ण स्वर और दूसरा विजातीय या असवर्ण स्वर। नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सजातीय या सवर्ण मतलब एक वर्ण का, समान वर्ण का या एक जाति का। तो इसमें वही स्वर आते हैं जो मेनली मुख्यतः जोड़े वाले होते हैं, जिनकी मात्राएं समान होती हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। और विजातीय या असवर्ण जो समान वर्ण के न हो, जिनकी मात्राएं ही अलग हो जाए, जिनको बोलने का तरीका ही अलग हो जाए। जैसे अ, ई, उ, ओ इत्यादि। तो ये हुए स्वर। अब आती है व्यंजनों की बात। तो व्यंजन संख्या में 33 और ये आधी मात्रा वाले वर्ण होते हैं। आधी मात्रा वाले क्यों? क्योंकि जो भी हम व्यंजन देखते हैं, क, ख, ग, घ इत्यादि जो भी हैं, वो हम लोग सस्वर देखते हैं। सस्वर मतलब उनके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। क के साथ अ का स्वर जुड़ा हुआ है, तभी हम उसे क बोल पा रहे हैं। अगर शुद्ध व्यंजन लिखे जाएं तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ऐसे ही आगे भी, मतलब जितने भी व्यंजन होंगे उनके सभी के नीचे हलंत लगा होगा, बिना स्वर के जो शुद्ध व्यंजन होंगे वो। और सस्वर व्यंजन तो आप जैसे क लिखते हैं वैसे ही हो जाएगा, ख वैसे ही हो जाएगा, ग वैसे ही हो जाएगा। इस प्रकार आधी मात्रा वाले ये वर्ण होते हैं। तो इनका जो है बिना स्वर के उच्चारण ही असंभव है। आप क के नीचे हलंत को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ध्यान देने वाली बात है ये। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम मुख से बोल रहे होते हैं तो वागेंद्रियों के स्पर्श द्वारा जो शब्द या जो ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है, उस आधार पर इनका नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। वाग इंद्रियां मतलब जो हम बोलने में जो भी इंद्रियां हमारी सहायता करती हैं, जिह्वा हमारी हो गई, हमारी जीभ। इस प्रकार इनका जो है वो किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले, और ये होते हैं संख्या में 25। क से लेकर के प, फ, ब, भ, म तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। संख्या इनकी 25 है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे वो कोष्ठक में आगे लिखी हुई है।
स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वो होते हैं जो स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच के व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। और अंत में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, मतलब गर्मी। ये ऊष्म व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब इन्हें बोला जाए, जब इन्हें उच्चारित किया जाए, तो इनके बोलने के समय जो हमारे मुख में घर्षण होता है उसके कारण गर्म हवा बाहर निकलती है। इस वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। अब अगर जोड़ा जाए तो व्यंजन हो गए 33, स्वर हो गए 11, दोनों की संख्या मिला के हो गई 44। लेकिन अभी भी 2 वर्ण बाकी हैं, तभी हमारी वर्णमाला 46 वर्णों की पूरी होगी। और ये 2 वर्ण होते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण मतलब अनुस्वार और विसर्ग, जिन्हें हम अंग और अह कहते हैं। ये संख्या में हो गए 2। और ये ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों दोनों में ही के साथ प्रयोग हो सकते हैं, तो इन्हें इसलिए अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग मतलब जो हम लोग बिंदी लगाते हैं, और अह मतलब जो विसर्ग हो गया हमारे वर्णों के साथ, ये होते हैं अयोगवाह वर्ण। तो अब इन सबको अगर मिला दिया जाए तो 44 और 2, ये हो गई हमारी वर्णमाला 46 पूरी। लेकिन कुछ लोगों को यह भी भ्रम रहता है कि जो श, त्र और ज्य हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी की वर्णमाला में, उसमें क्या वो हमारे व्यंजन नहीं है? क्या वो हमारी वर्णमाला में नहीं आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। और उसका कारण ये है कि वो ऐसे व्यंजन हैं, वो ऐसे अक्षर हैं जो 2 व्यंजन या 2 अक्षरों के मेल से बने हुए हैं। जैसे क्ष तो क और श के मेल से, त्र त और र के मेल से, ज्य ज और य के मेल से बना हुआ है। तो जब पहले ही इनके मूल व्यंजनों को स्थान मिला हुआ है वर्णमाला में, तो ये कैसे आ जाएंगे वर्णमाला में अलग से व्यंजन बन करके? ये संयुक्ताक्षर है, ये व्यंजन इसी वजह से नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि मैं आप लोगों की जो शंकाएं थी वर्णमाला से संबंधित, उन्हें दूर करने में, उन्हें आपको समझाने में सफल हुआ हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण के स्थान पर, मुख में किस स्थान पर उनका उच्चारण होता है। साथ ही हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों के बारे में, और सघोष और अघोष वर्णों के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लर्निंग बुक। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।